नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अग्निपथ क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि पिछले कुछ दिनों अत्यधिक बिजी होने की वजह से मैंने कोई टॉपिक जो है वो इस पर अपलोड नहीं कर पाया, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का पैट का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। लेकिन अभी कुछ ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि सामूहिक नकल हुई है या कुछ नकल की चर्चाएं भी चल रही हैं, तो एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। बट जो भी है वो आगे देखा जाएगा। बट आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आगे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। और तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो जो है उन तक पहुँचाइए। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत इजी वे में चीज़ें समझा पाऊँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर बताइए। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने से पहले आज हम जो है पहले थोड़ा सा हम जीके फैक्ट की तरफ चलेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था। एक क्वेश्चन जो है सबसे इजी क्वेश्चन, लगभग सभी को पता होगा, फिर भी हम एक बार डिस्कस करते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि उसी दिन हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो था वो लागू हुआ था। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब भारतीय संविधान बना तो उस समय कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं। तो चलिए हम एक बार इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मूलतः जब भारतीय संविधान जब तैयार हुआ था उस समय 395 जो थे वो क्या थे, आर्टिकल्स थे। ठीक है, फिर 22 जो थे वो पार्ट्स थे, यानी कि भाग, और 8 अनुसूचियां थी, यानी स्केड्यूल थे। ठीक है, जिनको अनुसूचियां भी कहते हैं। तो ये तो थी इसकी जीके फैक्ट के बारे में कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो था वो लागू हुआ। मूलतः 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां उस समय थीं। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि क्या ये अनुच्छेद, भाग और स्केड्यूल्स जितने तब थे उतने ही हैं, तो हम थोड़ा सा इस चीज़ को जान लेते हैं। देखिए, ये उतने ही हैं जितने के तब थे, लेकिन एक चीज़ समझिए कि गणना की दृष्टि से अगर देखा जाता है, अगर पूछा जाता है कि 2021 में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं गणना की दृष्टि से। ठीक है, काउंटिंग से। तो ये काउंटिंग की दृष्टि से क्या मतलब है, देखिए जो आर्टिकल जैसे 395 थे उनमें सब क्लॉजेस जोड़ जोड़ कर ये आज जितने भी हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, भाग जो थे पहले 22 थे अब 25 हो गए हैं, तो वो भी उसके अंदर सब सेक्शंस करके जोड़े गए हैं। तो देखिए मूलतः ये उतने ही हैं, लेकिन इनमें जो है वो जोड़ दिया गया है, इनके सब क्लॉजेस जो है वो जोड़ दिए गए हैं। तो एक बार हम अब थोड़ा रिसेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं कि इस समय कितने आर्टिकल्स हैं। तो आपको याद रखना है कि इस समय 448 यानी कि 448 जो है वो क्या है, इस समय आर्टिकल्स हैं। ठीक है, फिर अगर बात की जाती है कि कितने पार्ट है, तो 25 जो है गणना की दृष्टि से, ये यहाँ पे एक चीज़ लिख देते हैं गणना की दृष्टि से। ठीक है, गणना की दृष्टि से, और 12 शेड्यूल्स हैं। स्केड्यूल्स कितने हैं आपके, तो 12 हैं। इन तीनों ही चीज़ों को आप 1 बाय 1 करके इसको समझ लीजिए कि 448 जो हैं वो आर्टिकल्स हैं, 25 जो है वो पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं। ओके, तो चलिए अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लंबा टॉपिक है और हमें बहुत अच्छे से तैयार भी करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुसूचियों के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी। यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर दिया है मैंने कि 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में इस समय कितनी है, तो 12 अनुसूचियां हैं। तो एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, कितने स्केड्यूल्स हैं, तो 12 हैं। ठीक है, आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। तो 12 स्केड्यूल्स हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये 12 जो स्केड्यूल्स थे, पहले 8 थे, तो 8 से ये जो थे वो 12 कैसे बने। ठीक है, तो 8, सबसे पहले हम 9 की बात करते हैं। 9वां स्केड्यूल, 10वां स्केड्यूल, फिर से एक बार लिख लेते हैं, 9वां स्केड्यूल, 10वां, 11वां
और 12वां, ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जो 9वां स्केड्यूल था ये फर्स्ट अमेंडमेंट था। कब था? पहला अमेंडमेंट था, जो कि कब हुआ? जस्ट लागू होने के बाद संविधान के, यानी कि 1951 में ही पहला अमेंडमेंट किया गया और 9वीं अनुसूची जो थी जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची थी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब 10वीं जो अनुसूची थी वो आपका कौन सा अमेंडमेंट था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेताओं से संबंधित है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये 1985 था आपका, सॉरी इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1985, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन और 1985, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ पहले से मैंने मेंशन किया हुआ है, तो इसको यहीं पर देख लेते हैं कि 9वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है याद करना कि ये 73rd अमेंडमेंट था, ये 74 था, 73, 74, 73, 74, ईयर दोनों की सेम थी 1992। तो इस तरह से 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है वो 1992 में जो थी जोड़ी गई। अब इन अनुसूचियों के बारे में, यानी कि 12 अनुसूचियों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जो पहली अनुसूची पढ़ते हैं, पहली अनुसूची हम रहते हैं भारत में, ठीक है। कहाँ रहते हैं हम लोग? भारत में। तो भारत क्या है? भारत 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्रों का एक क्या है? परिवार है। तो पहली अनुसूची भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन करती है, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। दूसरी अनुसूची कहती है दो। दूसरी अनुसूची क्या कह रही है? दो। क्या दो? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दूसरी अनुसूची जो मुख्य पदाधिकारी हैं भारत के, उनके वेतन भत्ते पेंशन की बात करती है, ठीक है। इसमें दूसरी अनुसूची में जो भारत के मुख्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन आदि के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इसके 4 भाग हैं जो अभी आपको पढ़ेंगे आप, भाग क, फिर ख, ग और घ। पहले क की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं जिससे कि ये हमें परमानेंटली याद हो जाए और हम कभी जीवन में ना भूलें। तो कैसे याद होगा? किसके वेतन और भत्तों की बात चल रही है? तो आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए, एक होता है किसी भी गवर्नमेंट के 3 पार्ट माने जाते हैं, ठीक है, 3 अंग माने जाते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, उससे भी ऊपर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये 3 पार्ट होते हैं, चाहे हम सेंट्रल की बात कर रहे हों या हम स्टेट की बात कर रहे हों, ठीक है। तो यानी कि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन आ जाएगा भाई? तो राष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति हमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति हो गया। लेजिस्लेचर में हम किसकी बात करते हैं? तो हम संसद की बात कर रहे हैं। और जब जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो इसके जो प्रमुख, इन तीनों के ही जो प्रमुख हैं, इन सभी के वेतन और भत्तों की जो जानकारी है वो आपको दूसरी अनुसूची में मिल जाएगी। सेंट्रल की बात कर ली हमने। सेम यही चीज़ अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में भी सेम यही चीज़ होगी। स्टेट में भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होता है सॉरी, इन तीनों के ही जो प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे कि अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ क्या होगा? राज्यपाल। लेजिस्लेचर की बात क्या करेंगे तो विधानसभा, विधान परिषद होगी। और जुडिशरी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? आपका हाई कोर्ट होगा। तो इन सभी पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों की जो जानकारी है वो दूसरी अनुसूची में की गई है। और एक हमें अतिरिक्त याद करना है, महालेखा परीक्षक। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। भाग जो है क कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते, सेंट्रल में राष्ट्रपति, स्टेट में राज्यपाल के वेतन भत्तों के बारे में भाग क में दिया गया है। सिंपल, उपराष्ट्रपति नहीं है, इसको हम थोड़ा सा अभी मैं आगे वाले इसमें समझाती हूँ। भाग ख की बात करते हैं, तो जब हम भाग ख की बात करते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया ना, लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर ली, तो हम अब किसकी बात करेंगे? लेजिस्लेचर की बात करेंगे। तो लोकसभा सेंट्रल में और स्टेट में क्या होगी? विधानसभा। सेंट्रल में क्या होगी? आपकी राज्यसभा,
स्टेट में क्या होगी? विधान परिषद। तो इन सभी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा में क्या होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। ऐसे ही राज्यसभा या विधान परिषद में कौन होते हैं? सभापति और उपसभापति होते हैं। तो इन सभी के वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब एक बात आप समझ लीजिए, आपने जैसे मैंने अभी बताया कि उपराष्ट्रपति को यहाँ वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो किसके रूप में मिल रहा है? उसको यहाँ पर राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ये चीज़ समझ लीजिए कि राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को उसके पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने के लिए वेतन और भत्ते जो हैं वो मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं भाग ग की तरफ। तो भाग ग में उच्चतम न्यायालय, और यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है शायद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, स्टेट में भी तो बात कर रहे हैं ना, तो उच्च न्यायालयों के जो भी न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में जो जानकारी है वो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है। फिर भाग ग, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि महालेखा परीक्षक जो होता है ना, उसको भी, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, उनको भी जो वेतन भत्ते मिलते हैं उसके बारे में पूरी जो चर्चा है वो कहाँ पर की गई है? तो भाग 2 में की गई है। अब एक बात समझ लीजिए, कुल मिलाकर भाग 2 यानी कि स्केड्यूल 2 वो किसकी बात करता है कि क्या दो? वेतन और भत्ते दो। ठीक है, अब आपने 2 तो ले लिया, मतलब आपने वेतन भत्ते तो मांग लिए, लेकिन अब आप कुछ लेंगे भी ना, तो क्या लेंगे? शपथ और प्रतिज्ञान। भाई सेम वही सारे लोग हैं। अब आता है कि आप तीसरी अनुसूची जो है वो कहती है लो। अब क्या लो? तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्यवस्थापिका के जो भी सदस्य हैं, व्यवस्थापिका समझ गए ना, एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही है, तो व्यवस्थापिका के सदस्य मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के यहाँ पे प्रारूप दिए गए हैं। तो ये तीसरी आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि जिनको आपने वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में दिए हैं, तीसरी अनुसूची में उन्हीं लोगों से आप शपथ और प्रतिज्ञान जो है वो दिलवा रहे हैं उनके पद के लिए। ठीक है, तो अब ये 3 तो आपको क्लियर हो गई होंगी, तीनों अनुसूचियां मुझे लगता है कि हर बच्चे को तैयार हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो जो चौथी अनुसूची है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। याद कैसे होगी भाई? तो चौथी अनुसूची जो है 4, ठीक है, चौथी अनुसूची यानी कि 4th अनुसूची, ये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का कितना होना चाहिए उसके बारे में बताती है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, चौथी अनुसूची कहती है आपने 2 भी कर लिया, आपने लो भी कर लिया, अब आप जो है क्या कह रहे हैं कि राज्यसभा, सीनियर हाउस कहा जाता है ना इसको, तो राज्यसभा में किस स्टेट का या टेरिटरी का के कितने मंत्री बैठेंगे, कितना आवंटन होगा, क्षेत्रों का, स्थानों का आवंटन, ये बताता है। तो हम थोड़ा सा इसको फिर समझ लेते हैं। जो चौथी अनुसूची है वो कितने राज्यों के बारे में, कितने राज्यसभा में कितनी सीटों का डिस्कशन किया जा रहा है? तो भाई देखिए 28 तो हमारे राज्य हैं, ठीक है, तो राज्यसभा में 28 राज्यों की कितनी कितनी सीटें होंगी वो पहले से यहाँ पे डिसाइडेड किया गया है, पहले से यहाँ पे निश्चित है। उसके बाद में अब आप कहेंगे कि मैम राज्य की तो बात समझ में आ गई, संघ राज्य क्षेत्र से कितनी? तो संघ राज्य क्षेत्र भी हमारे पास कितने हैं? 8, परंतु केवल 2, उसमें भी कौन कौन से? एक तो आपका हो गया दिल्ली और दूसरा आपका क्या हो गया? पौंडीचेरी, यानी कि दिल्ली और पौंडीचेरी इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो इन्हीं 28 और 2 यानी कि 30, इन सभी की राज्यसभा में सीटें कितनी आवंटित होंगी राज्यसभा में, उसका बर्डन जो है वो चौथी अनुसूची में किया जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं कि चौथी अनुसूची में, चलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ, देखते कितने बच्चे जानते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
फिर इसका आंसर जो है मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं 5वीं अनुसूची। हम जो अभी तक 4 अनुसूची पढ़ चुके हैं, तो बहुत सिंपल है, हम एक बार जल्दी से इसको रिवाइज भी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। 5वीं अनुसूची पढ़ लेते हैं। 5वीं अनुसूची कहती है, इसकी तो मैं थोड़ी सी ट्रिकी बना देती हूँ कि कैसे याद करेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप बनाइए 5, ठीक है, आप लिखिए 5, ओके, फिर लिखिए यहाँ पर S, ये क्या है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए पहले 5 SA, हाँ 5 SA, ठीक है, 5 SA और SC, SC, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, पता नहीं क्या लिख दिया है। देखिए 5 तो हो गया 5th अनुसूची, S मतलब हो गया शेड्यूल, मतलब अनुसूचित, A मतलब हो गया एरिया, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब निकला है अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में 5वीं अनुसूची। और SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के एडमिनिस्ट्रेशन और उनके नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है। तो जो 5वीं अनुसूची है वो किसके बारे में, 5 SA SC के बारे में बताती है। आप समझ गए होंगे ना, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति जो है, सॉरी यहाँ पे SC यहाँ पे ST होना चाहिए, यहाँ पे ST होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। तो ST के बारे में, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो है उपबंध किए गए यहाँ पर। तो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं और अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो भी उपबंध हैं वो यहाँ पे किए गए हैं। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 6ठी अनुसूची की तरफ। तो 6ठी अनुसूची जो है वो भाई क्या है, तो 5 तो कहती है 5 SC ST के बारे में हो गई, SA और ST के बारे में हो गई। 6ठी अनुसूची याद करने से पहले भाई आप याद कर लीजिए, यहाँ पे एक ट्रिक भी लिख दी है मैंने, ATM² लगा दीजिए। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो ATM² मतलब हो गया, इसमें पहले आप ऐसे समझ लो, एक चीज़ पहले इसको देखो, असम, T फॉर त्रिपुरा, M मतलब एक तो हो गया आपका मेघालय और एक हो गया आपका मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ATMM भी लिख सकते हैं। इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध है। अब आप एक बार 5वीं अनुसूची देखिए। 5वीं अनुसूची में कंबाइंडली सभी के बारे में कहा गया है कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके बारे में है, लेकिन इसमें स्पेशली इन 4 राज्यों के बारे में विशेष उपबंध जो है वो किए गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़, आप जब आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, अरुणा के पास मनी नहीं है। अरुणा और मनी ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों इसमें नहीं है, क्योंकि A फॉर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो A फॉर वो असम है, अरुणा और मनी, अरुणा आप समझ लीजिए कि एक सिस्टर है और मनी अरुणा जो है एक लड़की है, उसके पास मनी जो है वो नहीं है। तो यानी कि ये दोनों ही नहीं है, बाकी के सारे हैं। समझ गया। तो हमने 6ठी अनुसूची पढ़ ली, हम अब आगे पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। बहुत सिंपल है 7वीं अनुसूची। तो जब हम 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं तो 7 कहती है सूची, 7 क्या कहती है, 7 सूची। तो सूची मतलब क्या सूची, तो जो 7वीं अनुसूची है वो बताती है शक्तियों के विभाजन में। 7वीं सूची जो है वो क्या बता रही है, 7 सूची शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन यानी कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास है और कुछ जो है वो दोनों ही के पास है। तो यानी कि जो 7वीं अनुसूची है वो किसके बारे में बता रही, शक्तियों के विभाजन के बारे में बता रही है। किस किस के बीच में, संघ, राज्य और संवर्ती सूची के बारे में। तो हम एक बार इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो जब हम सबसे पहले संघ सूची पढ़ते हैं तो संघ सूची जो होती है ये ऐसे विषय जिन पर, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट या संसद ही नियम बना सकती है। ऐसे विषय संघ सूची के अंतर्गत जो है वो रखे जाते हैं। अब इस समय वर्तमान में कुल 100 विषय ऐसे हैं जिन पर नियम बनाने का जो राइट है वो किसका होगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ठीक है,
समझ गए, संसद का होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में संसद नियम बनाएगी। फिर अगर हम बात करते हैं तो संघ सूची हमने समझ लिया, यानी कि सेंट्रल की सूची हो गई है। फिर हम बात करते हैं राज्य सूची के बारे में। तो जो राज्य सूची है ये वो सूची है जिनके विषय में नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है, यानी कि राज्य के अंतर्गत कौन कानून बनाएगा, तो विधानसभा या विधानमंडल बनाएगा। कितने विषय ऐसे हैं जिनके बारे में राज्य अपनी नियम बना सकता है, तो वो 61 है। अब जैसे अब आप पूछे कि मैम कौन से हैं, तो जैसे आप देखते हैं ना, पुलिस है, अब पुलिस जो व्यवस्था होती है वो राज्य की होती है ना। रेलवे की अगर हम बात करें तो वो किसकी होगी, संघ की होगी, है ना। अब हम एजुकेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा एक संवर्ती सूची या तीसरा एक जो वर्ड लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिन पर नियम कानून बनाने का जो अधिकार है वो दोनों को ही है, यानी कि दोनों मिलकर ही जब कोई भी ऐसे विषय जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन पर दोनों की रजामंदी की आवश्यकता होती है तो उसे संवर्ती सूची कहा जाता है। और संवर्ती सूची में इस समय कुल कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। तो एक चीज समझ में आई आपको कि 100, यानी कि ये तो संघ सूची के पास है, मतलब संघ सूची जो है वो बनाएगी, इन पर 100 विषयों के अंतर्गत नियम बनाएगी। फिर आपने पढ़ा 61, ये केवल कौन बनाएगी, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है, यानी कि ऐसे 61 जो है विषय हैं जिन पर ये राइट बना सकती है। और 52 जो है वो दोनों मिलके बनाएंगे, ठीक है। तो 100, 61 और 52 ये आपको याद रखना है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, अब हम 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 8वीं अनुसूची क्या है, 8 भाषाएं, 8 क्या बता रही है, भाषाओं के बारे में। तो कुल 22 भाषाओं का जो है यहाँ पे उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। इसका भी एक इतिहास है, पहले 14 भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन इस समय कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं 9वीं अनुसूची, 8 भाषाएं, इसको याद रखेंगे, 8 भाषाएं, 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में। फिर हम 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 9वीं अनुसूची कहती है नो चेंज, मतलब नो चेंज का क्या मतलब है, कुछ ऐसे भी नियम हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि कुछ ऐसे अधिनियम और विनियम हैं जिनके बारे में आप न्यायालय में जिनको चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का जो विधि मान्यकरण है वो इसमें किया गया था। आप इसको समझिए, 9वीं अनुसूची नो चेंज, यानी कि जिन्हें आप कोर्ट में जिसमें कोर्ट में आप चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम जो है वो इसी में जोड़े गए थे। ये अब हमने पढ़ा था ना कि 9वीं अनुसूची जो थी, 8 ही तो थी पहले, तो 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा, तो यस यही है। फिर हम 10वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, जो हमने पढ़ी थी ना, 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, ठीक है। तो ये थी दल बदल संबंधी उपबंध, यानी कि एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, यानी कि जो आप जानते हैं ना कि इलेक्शन के टाइम में क्या होता है कि दल बदल का चलता है, जिसकी सरकार गिर रही है तो लोग चले जाते हैं दूसरी में। तो ये दल बदल को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर हम बात करते हैं आगे 11वीं अनुसूची की। तो जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं और 12वीं आपको बताया था ना मैंने कि 73-74वां संविधान संशोधन और कब 1992। तो हम एक बार देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज और जिला पंचायत। और 12वीं जो अनुसूची आपकी रह जाती है, एक लास्ट जो अनुसूची है वो आप जान रहे हैं कि क्या है, नगर पालिका का वर्णन किया गया है। यानी कि 11वीं अनुसूची में जो है वो क्षेत्र पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत के बारे में, और 12वीं अनुसूची जो है वो आपकी नगर पालिका का वर्णन किया गया, जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो थी 1992 में जोड़ी गई थी। तो इस तरह से कुल ये जो है 12 अनुसूचियां हैं, स्केड्यूल्स हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। अच्छा चलिए हम बिना इसको देखे एक बार जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। पहली अनुसूची जो है वो कहती है कि भारत जो है 28 राज्यों का और 8 संघ राज्य क्षेत्रों का एक समूह है, ठीक है, उसके बारे में। दूसरी अनुसूची कहती है कि 2 क्या पेंशन भत्ते और किसको देने हैं, तो वो आप जानते ही हैं। फिर जो तीसरी अनुसूची है वो कहती है लो, क्या लो, शपथ लो भाई, जब आपको इतने बड़े बड़े पद मिले हैं तो शपथ भी तो लेनी पड़ेगी ना कि आप अपना काम सही से करेंगे, तो जो शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में है। फिर जो चौथी अनुसूची है वो किसके बारे में है, तो चौथी आपको बताया था कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कितनों को किया गया, 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को, ठीक है। फिर 5वीं अनुसूची में आपको क्या बताया था मैंने, 5 SC
5 एस अनुसूचित एरियाज, ठीक है, जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में है। फिर अगर हम बात करते हैं छठी अनुसूची के बारे में, तो छठी अनुसूची का मतलब है कि छठी करने के लिए आप एटीएम जाइए, तो एटीएम स्क्वायर, यानी कि एटीएम में भी आपको होता था अरुणा और कौन नहीं है, मनी नहीं है, अरुणा के पास मनी नहीं है, बाकी के जो हैं 4 वो इसमें इंक्लूडेड है। फिर हम 7वीं अनुसूची के, तो 7 शक्तियों का विभाजन, तो किस किस के बीच में, संघ, राज्य और संवर्ती के बीच में। फिर हम आगे बात करते हैं 8 क्या है, भाषाएं। 8 भाषाएं नहीं है, 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बताती है। कुल कितनी भाषाएं हैं, 22, पहले कितनी थी, 14। इसको मैं एक अलग फिर कभी वीडियो बनाऊंगी तो आपको समझा दूंगी। फिर उसके बाद में 9वीं अनुसूची क्या कहती है, नो चेंज, कुछ ऐसी भी नियम हैं, कुछ ऐसे भी अधिनियम हैं जिन्हें आप न्यायालय में जाके चुनौती नहीं दे सकते हैं। 10वीं अनुसूची कहती है एंटी डिफेक्शन लॉ। 10वीं क्या कह रही है, दल बदल विरोध के लिए जो अधिनियम बने थे। फिर उसके बाद में 11वीं अनुसूची कहती है आपकी भाई पंचायती राज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1992 में किया गया था संशोधन, तो ये ध्यान रखना है, पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची जो है वो किसको बताती है, तो नगर पालिकाओं को बताती है। भैया अगर आप जब ग्राम पंचायतों की बात कर रहे हैं तो नगर पालिकाओं की भी तो बात करेंगे। तो इस तरह से कुल जो 12 स्केड्यूल्स हैं जो हमने आज पढ़े हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे के सारे स्केड्यूल समझ आ गए होंगे। और आगे के लेक्चर में कल हम पढ़ने वाले हैं, आज ही बता दे रहे हैं कि भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे, और करंट अफेयर्स का जो वीडियोज़ मैं अब डाल रही थी वो रेगुलर आपको मिलेंगे। हो सकता है एक दिन गैप के बाद में मिले, बट वो अब रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो देखने के बाद में प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को आप इसको सर्कुलेट करिए, और आपको जरूर, उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।